Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back to the Inside Scoop. Finance, stock market और economic जो मेन हमारे topics होते हैं, this is a show that revolves around all of these things. So शुरू करते हैं with a little celebration. पाकिस्तान stock market ने 2025 end किया with an all time high. हमारी मार्केट में अभी भी बहुत जान है. लोग पूछते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है. इट्स वेरी सिंपल. स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की ऊपर की तरफ इसलिए जा रही है बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं. हमारे सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन की तरफ मेजर अटैम्प्ट्स बनाए जा रहे हैं एंड वो अटैम्प्ट्स सक्सेसफुल रहे हैं. मुल्क के हालात बदल रहे हैं. पीआईए प्राइवेटाइज हो गया, नॉट टू बाय और सेल कॉल विच इज़ ह्यूज न्यूज़. और ये दिखाता है कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है टूवर्ड चेंज एंड देयर इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थैंक्स टू आवर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर. पाकिस्तान में बहुत बड़ी एफडीआई एक्सपेक्टेड है 2026 में एंड द सेंटिमेंट इज़ पॉजिटिव. फंडामेंटल्स की बात की जाए तो पीएसएक्स अभी भी डिस्काउंटेड है रीजन में विद द लोएस्ट प्राइस मल्टीपल. इसका मतलब है कि पाकिस्तान के स्टॉक्स अपनी अर्निंग्स के मुकाबले में बहुत सस्ते ट्रेड हो रहे हैं कंपेयर टू नेबरिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका. ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स इकोनॉमिक रिस्क, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, करेंसी प्रेशर एंड पॉलिसी इंस्टेबिलिटी को प्राइस में डिस्काउंट कर देते हैं. लेकिन अब जब पाकिस्तान में ये सारी चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखा जा रहा है तो फिर क्या होगा. सो बेसिकली द नंबर्स आर्ट जस्ट नंबर्स. ये एक पूरी कहानी होती है इकोनॉमी की, कॉन्फिडेंस की, फ्यूचर की. तो सब कुछ ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप इन अ वे जो आप लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो. सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की क्योंकि यहीं से इकोनॉमी की सांस चलती है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं उनमें पिछले हफ्ते थोड़ा सा इंक्रीज़ आया जो कल रिपोर्ट हुआ था, सिर्फ $12.6 बिलियन, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव है. स्टेट बैंक रिजर्व्स 15.92 बिलियन तक पहुंच गए हैं. अब ये कोई इट्स नॉट ए ह्यूज जंप, लेकिन ये सिग्नल बहुत ज़रूरी है कि प्रेशर कंट्रोल में है. लेकिन पिक्चर का दूसरा हिस्सा देखना ज़रूरी है. टोटल रिजर्व्स थोड़े से गिर गए एंड कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स में $23 मिलियन की कमी आ गई. मतलब कि ये जो लिक्विडिटी प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम में होती है वहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेस नज़र आ रहा है. ये चीज़ यूजुअली तब होती है जब इंपोर्ट पेमेंट्स होती हैं या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन सेटल हो रही होती हैं. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिस्कल ईयर में स्टेट बैंक के रिजर्व 6.85 बिलियन बढ़ चुके, अप 76%, एंड कैलेंडर ईयर में $4.2 बिलियन का इंक्रीज़. मतलब कि रिकवरी फेक नहीं है, ये ग्रेजुअल और स्ट्रक्चर्ड है. आईएमएफ प्रोग्राम, कंट्रोल्ड इंपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, सबका बहुत कंबाइंड इफेक्ट है. मंथली डेटा भी इसी स्टोरी को सपोर्ट करता है. नवंबर में स्टेट बैंक रिजर्व्स 85.9 मिलियन बढ़े एंड ईयर ऑन ईयर देखें तो 2.55 बिलियन का जंप है. बैंक्स के रिजर्व्स मंथली गिरे हैं लेकिन साल भर में वहाँ भी इम्प्रूवमेंट है ओवरऑल. अगर पाकिस्तान के टोटल रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 19% बढ़ चुके हैं. सो फ्रॉम दैट यू कैन टेल इट्स अ गुड पैरामीटर. ये वो चीज़ है जो करेंसी को स्टेबिलिटी देती है. लेकिन रिजर्व्स की एक डार्क साइड भी होती है, लाइबिलिटीज़. स्टेट बैंक की लिक्विडिटी रिपोर्ट बताती है कि अगले एक साल में पाकिस्तान को $30.96 बिलियन की फॉरेन करेंसी आउटफ्लोज फेस करने हैं. इसका सबसे हैवी हिस्सा $20.36 बिलियन 3 मंथ से 1 ईयर विंडो में है. मतलब कि रोल ओवर्स, रीफाइनेंसिंग, फ्रेश इनफ्लोज बहुत क्रिटिकल होंगे. शॉर्ट टर्म प्रेशर भी कम नहीं. अगले एक महीने में 6.17 बिलियन और उसके बाद 1 to 3 मंथ में 4.43 बिलियन. ऊपर से फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में $1.99 बिलियन की नेट शॉर्ट पोजीशन. सिंपल अल्फाजों में रूम फॉर एरर कम है. अगर इनफ्लोज लेट हुए या सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ तो प्रेशर तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा. इस कॉन्टेक्स्ट में गोल्ड रिजर्व्स का रोल बहुत इंटरेस्टिंग है. स्टेट बैंक के पास 2.08 मिलियन आउंसेस ऑफ गोल्ड है वर्थ अराउंड $8.7 बिलियन. ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का क्वेश्चन है. जब करेंसी मार्केट्स वॉलेटाइल होती हैं तो गोल्ड सेंट्रल बैंक की शील्ड होती है. अब लेट्स गो टूवर्ड इन्फ्लेशन क्योंकि आम आदमी के लिए सबसे रियल इंडिकेटर होता है महंगाई. दिसंबर 2025 में हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन जिसका रिजल्ट कल आया, ये मीन 5.6% ईयर ऑन ईयर, जो नवंबर के 6.1% से 0.5% नीचे था. मतलब कि महंगाई स्लो हो रही है. बट एज अ ट्विस्ट, दिसंबर 2024 में इन्फ्लेशन सिर्फ 4.1% थी, तो लेवल अभी भी पिछले साल से ऊपर है. दैट्स बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट, सो इट्स ओके. रियल रिलीफ यहाँ आती है मंथ ऑन मंथ नंबर्स में. दिसंबर में प्राइसेस 0.4% गिर गई. मतलब कि शॉर्ट टर्म प्रेशर ईज हो रहा है.
अर्बन एंड रूरल दोनों एरियाज़ में प्राइसेस नीचे आई। रूरल में तो 0.6% की मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन देखी गई। ये चीज़ फूड प्राइसेस और फ्यूल एडजस्टमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं होती। SPI जो डेली यूज़ के आइटम्स को ट्रैक करता है वो भी 0.8% मंथ ऑन मंथ गिर गया। WPI फ्लैट हो गया सिर्फ 0.6% ईयर ऑन ईयर। ये बताता है कि कॉस्ट पर प्रेशर इंडस्ट्री लेवल पर भी कम हो रहा है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन थोड़ा स्टबर्न है। अर्बन नॉन फूड नॉन एनर्जी इन्फ्लेशन 6.9% पे चला गया, मतलब एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज ये अभी भी एक्सपेंसिव हैं। सो स्टोरी ये है कि फूड और एनर्जी रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल सर्विसेज इन्फ्लेशन अभी भी ज़िंदा है। इसी बैकग्राउंड में इंटरेस्ट रेट कट, एज यू गाइस रिमेंबर पॉलिसी रेट 10.5%, ये रैंडम नहीं था, वाज डेटा ड्रिवन, और इसीलिए PSX ने पॉजिटिव रिएक्शन भी दिया, एंड देन ईयर स्टार्ट ऑलवेज इज प्लस, सो 2300 पॉइंट्स प्लस yesterday. Now if you talk about power sector reforms, जो ऑनेस्टली पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर रहे हैं, आइदर अपवर्ड डाउनवर्ड, गवर्नमेंट और IPPs के दरमियान रीनेगोशिएशन से 3.4 ट्रिलियन रुपीज़ का बर्डन एलिमिनेट हुआ। ये सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट नहीं, ये रियल कैश फ्लो रिलीफ है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 8.35 रुपीज़ पर यूनिट एंड इंडस्ट्रियल के लिए 16 रुपीज़ पर यूनिट रिडक्शन। इसके साथ साथ इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स बंद किए गए, 7 बिलियन रुपीज़ का मज़ीद रिलीफ, एंड सरप्लस प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए। 9500 मेगावाट्स के जो प्रोजेक्ट्स थे। सर्कुलर डेट ₹780 बिलियन कम हुआ बिना नए लोन्स के। ये लाइन अंडरलाइन this is a main underlying factor which essentially we have been measuring cash flow for आपके energy वाली जो companies हैं। Industrial and agricultural users को 22.98 per unit का targeted relief दिया है। EV charging tariffs 44% कट गए। स्मार्ट मीटर सस्ते हुए, 55% इलेक्ट्रिसिटी अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्सेज से आ रही है। ये सब सिर्फ फिजिकल क्लीन अप नहीं, ये फ्यूचर कंपेटिटिवनेस का रोड मैप है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे पड़ा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जुलाई टू अक्टूबर में 5% ग्रो की और अक्टूबर में 8.3% ईयर ऑन ईयर। कार्स प्रोडक्शन 65% अप, ट्रक्स एंड बसेस ऑलमोस्ट डबल, सीमेंट डिस्पैचेस 11.5% अप। कंस्ट्रक्शन का रिवाइवल क्लियर है। और यहीं से हम आते हैं GDP नंबर्स पे। फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल ईयर 26 में पाकिस्तान की इकॉनमी 3.71% ग्रो की। लास्ट ईयर के 1.56% के मुकाबले में इट्स ग्रेट टर्न अराउंड, मोर देन डबल। इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा काम किया, 9.38% ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन 21%, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस 25%। एग्रीकल्चर ने भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई, लेकिन यू गाइज नो वेरी वेल दैट स्टोरी इज़ मिक्स्ड। क्रॉप्स नेगेटिव हैं, कॉटन वीक है, लाइव स्टॉक 6.3% ग्रो हुआ। क्यों? क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम हुए, मतलब कि जब पॉलिसीज़ कॉस्ट साइड को फिक्स करती हैं तो रिस्पॉन्स फ़ौरन आता है। सर्विसेज स्टेबल रही, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस 10% रीबाउंड, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर ने 28% कंट्रैक्शन के साथ सबको शॉक कर दिया। ये डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बहुत वार्निंग सिग्नल है। एक्सटर्नल साइड पे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं 11% अप, एंड एक्चुअली दिस शोज़ अ बिट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्सपोर्ट्स वीक हुए, लेकिन IT एक्सपोर्ट्स 18.5% ग्रो हुए, रेमिटेंसेस 9% अप। FDI अभी भी लो है, पोर्टफोलियो फ्लोज नेगेटिव हैं, यहीं पॉलिसी कंसिस्टेंसी का टेस्ट होता है। पेट्रोल प्राइसेस 10 रुपीज़ चीपर एंड डीजल 8.5 रुपीज़ का कट हमें नज़र आया इन चीज़ों में। दीज आर पॉजिटिव कट्स। डीजल का कट सप्लाई चेन के लिए ऑक्सीजन होता है। और फाइनली एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल, क्रिप्टो एंड डिजिटल एसेट्स। पाकिस्तान ने रेगुलेशन, लाइसेंसिंग और टोकनाइजेशन की बात शुरू कर दी है। बाइनेंस के फॉर्मर CEO का कहना है कि अगर यही पेस रहे तो पाकिस्तान अगले 5 सालों में ग्लोबल क्रिप्टो प्लेयर बन सकता है। लेट्स सी, you guys know how I feel about cryptocurrencies. But on that note, let's take a short break. Once we come back, we'll have a very special guest with us who will further give us some insight on the economy. So don't go anywhere. Stay with us. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop. I'm Ashna Khan. Assalamualaikum and welcome back to the Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I let you guys know कि we have a very special guest waiting in the studio to speak to you guys. आज हमारे साथ मौजूद हैं once again on the show Mia Zahid Hussain Saab, who is the chairman of Advisory Council FPCCI. Sir, thank you so much for being with us once again. Thank you for inviting me. Sir, Happy New Year.
फर्स्ट ऑफ ऑल ये नया साल इंशाल्लाह हमारे मुल्क को और हमारे तमाम सिविलियंस को सबको बहुत मुबारक हो एंड मे इट बी फ्रूटफुल फॉर अस। ग्लोबल पोजीशनिंग हमारी अच्छी है, बस पॉलिसी लेवल पे कुछ इनकन्सिस्टेंसीज हैं। हमने देखा है कि कॉन्स्टेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज़ रिएटरेट की है कि वो ही इज़ कीन के टैक्सेशन वो थोड़ी सी कम करें, स्पेशली सुपर टैक्स साइड पे एंड इनकम टैक्स साइड पे फॉर रिलीफ। नेचुरली हम अभी IMF के प्रोग्राम में हैं, तो अनटिल सितंबर 2027 वी कैन नॉट probably get any measures of such through because वो taxation shortfall के मसले होते हैं। तो आपको क्या लगता है अभी जो जिस चौक में हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, हमारे फूड एक्सपोर्ट्स गिर गए पिछले महीने, द नंबर्स केम इन एट अलार्मिंग 38% गिर गए, राइट? लकीली हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ ये क्रूरल की प्राइसेस गिरना वो हमें लकीली थोड़ा सा बफर दे रही हैं, राइट? लेकिन अब मैं आपको मिसाल के तौर पे कहती हूँ कि अभी क्रूरल की प्राइसेस नहीं साथ दे रही होती, तो अभी भी BN क्राइसिस हमारे 2-3 अरब डॉलर हर साल ज़्यादा जा रहे होते हैं टूवर्ड क्रूड ऑयल, एंड हमारे जो 15 अरब के रिजर्व्स हैं वो 11-12 अरब पे होते। तो यहाँ व्हाट डू वी नीड, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री नहीं पिकअप कर पा रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आपके तमाम व्यूअर्स को आपको नया साल मुबारक हो। और जब हम हमारी इकॉनमी पे बात करते हैं और पिछले साल को अगर हम देखते हैं 2025 को, तो नो डाउट दैट वाज अ कंसोलिडेशन ईयर, और उसमें हमने स्टेबिलिटी गेन की। और लेकिन जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा वो हमारी ग्रोथ का रहा, क्योंकि जब 3.5 ग्रोथ के साथ हम चल रहे होते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 2.4% तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो वो तकरीबन उसी में सेट ऑफ हो जाती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट हमारा कोई गेन नहीं है। तो जब तक हम कोई 7-6-7% ग्रोथ पर नहीं जाते, उस वक्त तक हम अपने लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं दे सकते। तो इस वजह से अब हमें 2026 में, जैसे कि भी आपने कहा कि अगर हमें ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो नहीं है, क्योंकि हमें फ्यूल प्राइसेस में काफ़ी रिलीफ मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, और 2-3 अरब डॉलर हमारे अदरवाइज़ वहाँ पे कंज्यूम हो जाते। तो ये एक हमें है अल्लाह की तरफ से बरकत है। और लेकिन ये क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या क्या और बेहतर इस्तेमाल हो सकता है? इनफैक्ट बात यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में अगर देखा जाए तो बड़ा पोटेंशियल है, और पाकिस्तान के पास जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड को 169 ट्रेड सेक्टर्स हैं, उनको अगर हम 1 बाय 1 अगर हम देखते हैं तो उसमें खासी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें वैल्यू एडिशन जो है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारे शोबों में, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट एंड वेजिटेबल है, जैसे टेक्सटाइल में भी फर्दर बहुत सारी उसमें वैल्यू एडिशन की गुंजाइश है, जैसे हमारा मार्बल है, मार्बल सेक्टर है, इसमें खासी हमें गुंजाइश है, हमारा सीमेंट है, स्टील है, ये सारे शोबे ऐसे हैं कि जिसमें वैल्यू एडिशन की भी गुंजाइश है। और हमारी जो इस वक्त इंडस्ट्री है वो ऑप्टिमल कैपेसिटी पे नहीं रन कर रही, वो 30-40% कैपेसिटी पे रन कर रही है। तो उस वजह से भी हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है। एक तो वैसे ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है कि हमारे यहाँ बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं, क्योंकि तकरीबन 1000 अरब रुपए तो हमें उसमें लॉसेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें लाइन लॉसेस भी हैं, थेफ्ट भी है, और इस किस्म के दूसरे इशूज़ हैं, बिल नॉन पेमेंट भी है। तो एक तो वो बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए डिस्कोस को प्राइवेटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट भी मानती है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कहा है कि हमें डिस्कोस को प्राइवेटाइज़ करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि वो प्राइवेटाइज़ कर नहीं सके। PIA को आपने देखा माशाल्लाह प्राइवेटाइज़ हो गई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 3-4 साल 5 साल से मुसलसल कोशिश हो रही थी PIA को प्राइवेटाइज़ करने की। अब अल्लाह ने किया, खुदा करके वो प्राइवेटाइज़ हो गई। लेकिन अब आगे देखना है कि बाकी जो डिस्कोज हैं और जो बाकी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, स्टील मिल है फॉर एग्जांपल, तो इनको हमने कैसे ठीक करना है। रेलवे के बारे में तो हमने सुना कि उसने 1 ट्रिलियन का उसमें प्रॉफिट किया है इस दफ़ा, तो लेकिन पता नहीं वो कैसे किया, और अचानक ये हमारी इकॉनमी में कैसे मुआवजे हो जाते हैं कि एक लॉस मेकिंग एंटिटी जो है वो अगर प्रॉफिट में भी आती है तो जो 1 ट्रिलियन का उसमें प्रॉफिट आ जाता है। तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये भी है कि अगर हम इसको सही मान लें तो बात यह है कि फिर इसका मतलब है हमारे इदारे जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और उनमें पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड ये कि उनको प्रोफेशनलिज्म पे चलाया जाए। डेफिनेटली। तो बहरहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं,
जिसमें हमें फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। Yeah. मेजर हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें बात यह है कि फ़र्दर वैल्यू एडिशन जो होनी चाहिए। अभी आप देखें हमारी आईटी जो है वो $4 बिलियन पे चली गई है, वेयर एज के उसमें पोटेंशियल जो है वो $10 बिलियन का है। Yeah. तो उसमें भी हम अगर देखा जाए कि 10 बिलियन को देखें तो हम उसमें लॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 4 साल पहले देखें तो $4 बिलियन इज़ अ ग्रेट सक्सेस। तो इसी तरीके से बाकी शोबे भी हैं। अभी आपने कहा कि 38% हमारी जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, फूड एक्सपोर्ट है, वो हमारी कम हो गई है। तो उसमें राइस की जो फसल है हमारी वो फ्लड्स की वजह से खासी उसमें डैमेज हुआ है। फिर ये कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया जो आउट ऑफ मार्केट था कुछ लिटिगेशंस की वजह से, अब वो दोबारा मार्केट में आ गया। तो राइस में जो एक हमें एज हासिल था उसके ऊपर, वो कंपटीशन की वजह से वो खासा हमारा इरोड हुआ है। तो इस टाइप के इश्यूज़ हैं जो कि जब मार्केट में हमें कुछ किस्म की सिचुएशंस आती हैं तो उस वक्त भी फिर हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी का मुजाहरा करें और उसमें हमारे पास कुछ कुशन्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि मार्केट में बेहतर ग्रो कर सकें और परफॉर्म कर सकें। और एटलीस्ट हमारी जो हार्ड अर्नड इंटरनेशनल मार्केट में स्पेस है वो पेस अचानक हमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो स्पेस हमें वापस रिक्लेम करनी चाहिए। तो उसमें मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, उसमें मार्केट की बेहतर प्रेजेंस है, उसमें न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करना है। तो ये इस किस्म के इश्यूज़ हैं जिसमें अभी हम मेरा ख्याल है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की खासी ज़रूरत है। तो अगले 12 महीने के स्केड्यूल में जो हमारी बहुत हैवी रीपेमेंट्स ड्यू हैं, राइट, तो इसमें आपको ये लगता है कि हमारा जो टिपिकल पुराना जो हमारा एक सिस्टम है कि हम या तो रोल ओवर कर देंगे या हम नई फाइनेंसिंग ढूंढेंगे? देखें, मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता काफ़ी टाइम से 2-3 सालों से पाकिस्तान नई रीफाइनेंसिंग पे तो नहीं जा रहा। रोल ओवर्स अलबत्ता ज़रूर हो रहे हैं और उसमें भी अब हमारे पास मुझे लग यही रहा है कि कुछ स्पेस बन जाएगी कि हम $2-3 अरब जो हैं वो अपनी किटी से भी उसमें सर्विस कर सकेंगे। एक तो मैं देखें कि वैसे ही जो उसकी सर्विसिंग जो करनी होती है, उसका जो मार्कअप पे करना होता है डेट सर्विसिंग का, तो वो एक बड़ा चंक है। टोटल मिला के हमें कोई $24-25 अरब साल के रिटर्न करने होते हैं। तो उसको ज़ाहिर है कि इतनी बड़ा अमाउंट हम पे तो नहीं कर सकते, उसके लिए हमें रोल ओवर ही करने पड़ते हैं। और अगर हम उसमें फर्दर बोरिंग ना भी करें और रोल ओवर से ही गुजारा कर लें 1-2 साल, तो भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन मुझे ये भी फील हो रहा है कि इसमें जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस हैं वो इस साल इंशाल्लाह कोई 40 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगी। आल्दो कि हमारी एक्सपोर्ट्स में कुछ डिप है 5-6% का, लेकिन उसमें हमारा जो वैल्यू एडिड सेक्टर है उसने भी कुछ अच्छा परफॉर्म किया है। फिर इस तरीके से आईटी अच्छा परफॉर्म कर रही है और 1-2 शोबे इस तरीके से अगर हम थोड़े से सिलेक्ट कर लें और उनको इस तरफ लाएं तो हम एक्सपोर्ट में अगर $3 अरब का भी इजाफा कर लें पिछले साल के निस्बत, तो 3 और $3 अरब अगर हमें रेमिटेंस में इजाफा मिल जाता है तो $6 अरब का अगर हमें इजाफा मिलेगा तो कुछ तो हमारी इंपोर्ट को गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया है। इसलिए कि जो गवर्नमेंट चाह रही थी या हम सब चाह रहे थे कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो हमारी इकॉनमी में, वो उस तरह से हासिल नहीं हो रही। तो अब हमारी ग्रोथ जो है वो रेमिटेंसेस में हो रही है और हम चाहते हैं कि थोड़ी सी ग्रोथ इंपोर्ट सेक्टर से और हो जाए। उसके आल्दो के हमारे फॉरेन रिजर्व्स पे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो जो लोगों को इस वक्त पिछले 4-5 साल से अगर हम देखें तो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। अपनी कोई 44% हम नीचे चले गए हैं पॉवर्टी लाइन से और 7.1% हमारा जो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो उस वजह से लोगों के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स हैं और वो परेशानी का शिकार हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट थोड़ा सा इंपोर्ट को भी लिबरलाइज कर रही है कि ताकि वहाँ से लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो। तो एटलीस्ट हमें लोगों को ज़िंदा तो रखना है। तो थोड़े से इस किस्म की चीज़ें हैं जो बूम एंड बस साइकिल हमारा जो होता है तो उसको हमें बड़ा केयरफुली लेके चलना है ताकि अब इस दफ़ा वो सिचुएशन ना हो, लेकिन साथ साथ लोगों को ग्रोथ भी मिले। अभी आप देखें कि हमारा जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें कोई 5.8% की ओवरऑल ग्रोथ आई है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो उसमें भी ऑटोमोटिव सेक्टर जो है अलोन उसमें कोई 84% की ग्रोथ है। तो इसका मतलब है लोग लग्जरी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो वो लग्जरी की तरफ जाने की बजाय अगर हम रियल जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है
कि जो एक्सपोर्ट लेड सेक्टर हो, क्योंकि आपकी देखें कि ऑटोमोटिव सेक्टर में हमारी कोई एक्सपोर्ट करते तो हैं, नहीं फिर आप यहाँ से गाड़ीज बनाते हैं, तो इसलिए हमें एक्सपोर्ट लेड सेक्टर को कुछ ना कुछ रिलीफ देना होगा इन टर्म ऑफ मार्कअप, हमें देना होगा इन टर्म लेकिन ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी रिलीफ्स हैं प्राइसेस वो देना दे होगा। पाइल अप सो मच ऑन द गवर्नमेंट। वो आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी फिक्स्ड इज इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट नीड्स टू बी फिक्स्ड इज आप देखें अभी पिछले एक हफ्ते में 3 कंपनीज के नोटिस आ गए कि उनके सोलर जो प्लांट्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं और उनको 100 मेगावाट्स की अब नेशनल ग्रिड पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। अब उससे क्या होता है, आपको जो आम आदमी होता है उसके लिए बिजली महंगी होती जाती है, बिकॉज एक्चुअली तो हमें उस कैपेसिटी को पूरा करना है, और अगर हम नहीं भी कर रहे वी विल पे व्हाट्स कॉल्ड कैपेसिटी पेमेंट। तो आई थिंक जब तक ये पूरा आईपीपीस का चक्कर विद एक्सेस पेमेंट्स, आई मीन आई पर्सनली डिडंट अंडरस्टैंड कि 25 साल जब उनके पूरे हो गए तो व्हाई वर देयर डील्स नॉट कैंसल्ड एंटायरली, राइट? जो इनका डॉलराइज्ड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे इनकी डील साइन हुई थी। इट्स आई डोंट नो, इट्स इट सीम्स लाइक अ पॉलिसी इशू। सिचुएशन ये है कि जो आईपीपीज हैं उसका 52% गवर्नमेंट के अपने पास है। तो वही है कि जो जिनके एग्रीमेंट उनके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो वो फिर गवर्नमेंट ओन कर लेती है। तो वो 52% इस वक्त आईपीपीज जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं। गवर्नमेंट जो कैपेसिटी पेमेंट कर रही है कोई तकरीबन 1800 बिलियन रुपीस की, तो अगर देखा जाए तो तकरीबन 800-900 बिलियन गवर्नमेंट के अपने ही पास आ रहा है वापस उसमें से। और ये तो तकरीबन कोई 18-19 रुपये 20 रुपये के लगभग जो है हम पर यूनिट कैपेसिटी पेमेंट कर रहे होते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पूरा ओवरऑल गवर्नमेंट को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि एक तो ये आईपीपीज जितने भी, एक और इसमें अच्छा पहलू ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि लोग सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं। सोलर पॉलिसी गवर्नमेंट की टाइट होने के बावजूद भी लोग अगर सोलर पे जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो जो इंडस्ट्री है वो सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी लोगों ने अपना विंड भी लगा लिया है ताकि उनको ग्रिड से मुकम्मल निजात मिल जाए। अदरवाइज़ तो अगर आप दिन में 8-10 घंटे अगर आप बिजली जनरेट करते हैं सोलर से, तो बाकी 10-12 घंटे फिर भी आपको ग्रिड पे इन्हिसार करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर लोगों ने विंड भी लगाना शुरू कर दिया है। तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि जो विंड और सोलर के ऊपर जो लोग जा रहे हैं उनको तकरीबन कोई 5-6 सेंट पर बिजली मिल रही है। वेयर एज कि हम समझते हैं कि अगर 9 सेंट भी हो तो हम सस्टेनेबल हैं। तो 9 की बजाय अगर किसी को 5-6 सेंट पे मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं उनको कॉम्पीट कर सकते हैं लोग। तो इसका मतलब है कि चाहे तो गवर्नमेंट फंडिंग करे, चाहे उनको लोन दे, चाहे जिस तरीके से भी हो, मैं अपनी इंडस्ट्री को सस्टेनेबल करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, इसका मतलब है कि आम आदमी के लिए जब वो बिजली हम ग्रिड से यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आईपीपीज की जो बिजली बाकी बचेगी तो वो तो फिर उसके ऊपर कैपेसिटी पे करनी पड़ेगी। तो उसमें 52% तो खुद गवर्नमेंट अर्न कर रही है। तो उसको किसी तरीके से सब्साइड करना चाहिए ताकि फिर आम आदमी को भी उसमें रिलीफ मिल सके। एंड अभी आपने पीआईए की थोड़ी देर पहले बात की थी, राइट, व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग एज यू सेड करेक्टली कि पिछले 4-5 सालों से कोशिश चल रही है कि वो प्राइवेटाइज हो, बिकॉज उसका जो डेट था वो कोई 650 से 800 अरब के बीच में बैठा हुआ था, जो फिर गवर्नमेंट को होल्डिंग कंपनी के स्ट्रक्चर के थ्रू अब्जॉर्ब करना पड़ा, राइट, जो इवेंचुअली फिर आम आदमी अपने टैक्स के थ्रू पे करता है, राइट। हमारे जो टोटल स्टेट ओन एंटरप्राइज की लॉसेज हैं तकरीबन ये इवेल्यूएट हुआ था आई बिलीव मिड 2025 में कि इनके जो क्यूमुलेटिव लॉसेज हैं वो आ गए हैं कोई 5.8 to 6 ट्रिलियन रुपीज़, मतलब 60 खरब रुपए, राइट, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड दैट्स बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो आपको क्या लगता है कि पीआईए इस तरह से भी सिंबॉलिक था कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के बाद जो हमारी बाकी लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है अब वहाँ से भी एक लाइन चल जाएगी एंड दे विल बिगिन टू गेट प्राइवेटाइज ताकि वहाँ एफिशिएंसी आए? असल में बात यह ना कि देखें एसओईज में अगर हम देखें तो जो पीआईए को 5-6 साल लगे, इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट्स होते हैं। तो अब अगर इसमें बाकी इदारे जो हैं उनको भी 5-5 साल अगर लगे तो उसका मतलब है 25 साल चाहिए हमें इन्हें प्राइवेटाइज करने के लिए। वेयर एज कि मैं ये समझता हूँ कि हमें इनको चाहिए कि अब अगले 6 महीने में ये इस तरह के जितने लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं उन सबको प्राइवेटाइज कर दें। लेकिन उसके लिए हमें एक टाइम लिमिट रखनी चाहिए कि इसको 6 महीने में कर दें। और देखें इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो इससे फिर प्राइवेटाइज होने से एक तो लॉसेस ख़त्म हो जाएंगे, गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा और पब्लिक को अच्छी सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये इसका जो कंपोनेंट है कि पब्लिक को सर्विस अच्छी मिलना शुरू हो जाएगी, ये एक इसका बड़ा पॉजिटिव पहलू है। दूसरी बात ये
कि एक चीज़ नई हमने जो देखी है PIA की प्राइवेटाइजेशन में कि उसमें पाकिस्तानी कंसोर्शियम्स आगे आए हैं रादर के जी हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली। तो अच्छा, पाकिस्तानी लोगों का ये पता है, बहुत लोग कंसर्न थे व्हेन आई पोस्टेड अबाउट PIA, तो लोगों ने कमेंट किया बेच दिया पाकिस्तान, हमारी एयरलाइन थी ना। वैसे बेटा पाकिस्तानियों ने खरीदा है। ये जो एंगल है दैट पीपल थिंक कि पब्लिक ओन से प्राइवेट ओन में। मुझे एक बात बताएं कि हम सारा दिन अपने कारोबार में मिसाल के तौर पे फर्ज कर लीजिए कि मेरा कपड़े का कारोबार है, तो मैं अपनी प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा मैंने फैक्ट्री बेच दी। ठीक है, मैं और जो जिसका काम है, कोई शख्स कोई दुकानदार है, कोई मोबाइल फ़ोन बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई शुगर मिल है वो शुगर बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, तो उसका मतलब वो अपनी मिल बेच दी। तो बात यह है कि हमारी PIA जो है हमारी एक प्रोडक्ट है, अगर हमने उसको बेच दिया है और पाकिस्तानी अब उसको चलाएंगे और पाकिस्तानी कंसोर्शियम आ गया, या दोनों साइड पे जो बिड कर रहे थे वो पाकिस्तानी कंसोर्शियम थे, तो इसका मतलब ये है कि एक तो हमारे यहाँ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आया है और दूसरी लोकल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जब उसका कॉन्फिडेंस आएगा तो इसका मतलब यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उसके साथ साथ आएगी। तो ये चीज़ें हमें समझने की जरूरत है। और ऊपर से जो हर साल सालाना का वो 50 अरब रुपए का लॉस कर रहा था वो रुक जाएगा। वो लॉस बंद हो गया, हमारा ब्लीडिंग हो रही थी कंटिन्यूसली, वो हमारी बंद हो गई। और फिर ये कि आगे आने वाले दिनों में ये जितनी बाकी डिस्कोज हमने प्राइवेट करनी है या बाकी SOEs हमने प्राइवेटाइज करनी है, तो इसमें पाकिस्तानी ग्रुप आगे आएंगे और पाकिस्तानी ग्रुप अगर उन्हें एक्वायर करेंगे, परचेज करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक इंटरनेशनली एक चीज़ ये बनेगी कि अक्लेम होगी कि जी हमारे अंदर इतने मसल्स हैं, तो फिर उसमें जॉइंट वेंचर्स भी होंगे, नए एंटिटीज़ में भी जॉइंट वेंचर होंगे और फिर इस तरीके से हमारी इकॉनमी फर्दर ग्रो भी करेगी, लोकल लोगों का भी लोकलाइज होगा। तो उसमें यह है कि लोगों का इंटरेस्ट भी फिर उसमें डेवलप होगा और क्रिएट होगा। डेफिनेटली। तो ऑन दिस नोट सर, वी टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। कहीं नहीं जाएगा, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मियां जायद हुसैन। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। ब्रेक जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, उनकी प्राइवेटाइजेशन, एंड आई थिंक वी एग्रीड कि बहुत सारी चीज़ें सेंसेशनलाइज होती हैं एंड मीडिया उनका एक फेयर पोर्ट्रेयल नहीं देता। सर, एक हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है जो शायद बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, विच इज़ कि हमारा यूथ बल्ज इतना इंटेंस है। मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जापान में ये क्राइसिस था कि उनकी एवरेज एज पर पर्सन वाज टू हाई, राइट। तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी इनोवेशन कम थी। हालांकि वो शुरू से टेक एक्सपोर्टर्स हैं। बिफोर टेक एक्सपोर्टिंग बिकेम नॉर्मल, जापान एक्सपोर्ट करता था, राइट, टेक। तो पाकिस्तान में वी हैव 60% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 30। This youth bulge shows कि आपकी mostly population has just joined the workforce a few years ago. कुछ लोगों ने अपना bachelor's किया, master's किया, you know, they haven't spent much time being professionals. तो अब इस सारे मिक्स में जब आप एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी ऐड कर देते हैं जहाँ दी एवरेज एज इज़ 55, 57, लोग यूजुअली अपने बैंक जॉब से रिटायर करने के बाद दे गो टूवर्ड ब्यूरोक्रेटिक सीट्स बिकॉज वहाँ पैकेजेस अच्छे मिलते हैं। आपको नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेटिक इदारों में जो एक्सपीरियंस का एक बहुत वो है कि नहीं, यू नीड 20 years, 15 years, शायद ऐसा कुछ है, टू इवन अप्लाई फॉर द सीट एंड बी एलिजिबल। तो आपको नहीं लगता दिस शुड बी ब्रॉट डाउन? बिकॉज मतलब जो 60% हमारी पॉपुलेशन है तो उनके लिए ही ये सारे इदारे हैं, तो दे शुड बी पार्ट ऑफ दोज इदारे। ये नहीं कि मतलब जो जनरेशन अब ऑलमोस्ट जा चुकी है, दे आर स्टिल कंट्रोलिंग द नैरेटिव उन लोगों के लिए जो आगे बना रहे हैं आपका मुल्क। लेकिन बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम की है और हमारा जो 60% यूथ बल्ज है उसमें तकरीबन 3 मिलियन लोग जो हैं वो हर साल जॉब मार्केट में आते हैं। और वो लोग जो मार्केट में आते हैं, एक तो हमारे पास उनके लिए जॉब्स नहीं है, इसलिए कि हमारी इंडस्ट्री श्रिंक कर रही है या इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर रही। अगर हमारी इंडस्ट्री जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर ग्रो कर रही हो तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोगों को जॉब दे सकेंगे। दूसरा एक मसला हमारे यहाँ ये है कि जो हमें रिक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, वो स्टफ़ अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आज अगर आप IT कंपनी में देखें तो एक तरफ हमारे यहाँ जो बैरियर्स हैं
उसमें इंटरनेशनल मार्केट पेमेंट का बैरियर है अगर आईटी कंपनी में, तो दूसरी तरफ हमें रॉ मटेरियल यानी हमें उसके लिए एम्प्लॉइज़ अवेलेबल नहीं है जो टेक को जानते हों, जो उसकी रिक्वायरमेंट को जानते हों। तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, वो उस तरह का स्टफ़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो वो एजुकेशन के साथ साथ जो हमारे स्किल के इदारे हैं, जो टैप्टा, स्टैप्टा और ये सारे इस तरह के जो इदारे हैं, वो उस तरह की रिक्वायर्ड स्किल लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे कि जिससे लोग रोज़गार हासिल करने के काबिल हो सकें। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा स्टफ़ हर साल फर्दर पाइल अप हो रहा है कि जिसके पास अपना रोज़गार अर्न करने के लिए मतलूबा सलाहियत अवेलेबल नहीं है। तो एक तरफ तो हमें उस तरफ ये टैप्टा वगैरह जो हैं इनको उस तरफ हमें करना होगा कि ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं आपको कि सिंध में, पूरे सिंध में कोई 259 इदारे हैं जो स्किल्स इम्पार्ट करते हैं। लेकिन ये कि उसमें बहुत सारे इदारे जो हैं, मतलब 80% के करीब इदारे ऐसे हैं जो डोरमेंट हैं, जो गवर्नमेंट से रेवेन्यू भी ले रहे हैं, फंडिंग भी ले रहे हैं, लेकिन आगे कुछ लोगों को स्किल प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो अगर हम उनको भी प्रोवाइड करें तो इसका मतलब ये होगा कि हम फिर हमारी जो एक्सेस मैन पावर है हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट जब हम करने जाते हैं मैन पावर को तो कहते हैं जी लोग कि जी हमारा यूथ भाग रहा है, उनका मुल्क के मुस्तकबिल के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर जो है वो उनका ट्रस्ट नहीं है, लोग भाग रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हालांकि बिल्कुल देखिए, हर चीज़ को हम एक नेगेटिविटी में ले जाते हैं, एक मिथ क्रिएट कर देते हैं। अगर हम अपनी मैन पावर को एक्सपोर्ट करते हैं तो रेमिटेंसेस भी आती हैं। और फिर ये देखें, इस वक्त जो आपको $40 अरब आ रहा है तो इसका मतलब है 11,000 अरब रुपए। और ये 11,000 अरब रुपए जो हैं बाहर से 1 करोड़ लोग भेज रहे हैं और यहाँ 6 करोड़ लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी 25 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है तो उसमें 6 करोड़ लोग जो हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं, वो 11,000 अरब रुपए। तो यही अगर आप देखें ना, पंजाब में इंटीरियर में, इवन आप दादू वगैरह में भी देखें, आप छोटे छोटे शहरों में भी देखें तो वहाँ आपको महल नुमा मकानात भी नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको हॉस्पिटल भी नज़र आएंगे, वहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें भी नज़र आएंगी, वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर भी नज़र आएंगे। तो ये सारे जो हैं, ये पैसे जो आ रहे हैं वो आम आदमी उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो हम तस्वीर का हमेशा एक ब्लीक पहलू जो है वो लोगों के सामने पेश, बजाय इसके कि हम ये कहेंगे लोगों को उससे खुशहाली हासिल हो रही है और लोग उससे अवेयरनेस हासिल हो रही है, पाकिस्तान में खुशहाली आ रही है, हम कहते हैं जी हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। कोई ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा। वो लोग जो बाहर जा रहे हैं वहाँ से बेहतर ट्रेनिंग हासिल करके आते हैं। अब बात यह है कि बाकी इस तरह ही लोगों को मुल्क के अंदर भी हमें एडजस्ट करना चाहिए और उसके लिए मुल्क के अंदर भी रोज़गार के मौके इस तरीके से होने चाहिए कि ताकि हमारी इंडस्ट्री में अगर सालाना 6-7% की ग्रोथ होगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये जितना भी हमारे पास नई हमारी जो यूथ आ रही होगी उसको हम उसमें अकोमोडेट कर सकेंगे। तो बहरहाल एक तो ये कि हमें उसमें इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए, दूसरे ये कि उसमें हमारी ये जो यूथ है इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर स्किल होनी चाहिए। इनकी सिर्फ मकसद इनका डिग्री हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि डिग्री के साथ जो नॉलेज है, नॉलेज बेस्ड, अब AI है फॉर एग्जांपल, तो मैं ये देखता हूँ कि लोगों के पास AI की कोई नॉलेज नहीं है। AI में प्रॉम्प्ट्स को कैसे यूज़ करना है उसकी उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। हमारे आजकल के जो बच्चे हैं हमारे पास आते हैं, MBA इवन बच्चे आते हैं हमारे पास काम करने के लिए, तो हम उनसे अगर ये पूछते हैं, मैं आपको बिल्कुल ट्रू बता रहा हूँ, मैंने एक लड़के से पूछा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना का नाम क्या है, उन्होंने बताया जी औरंगज़ेब। मैंने कहा पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, उन्होंने कहा पता नहीं। अब आप देखिए, तो अब ये सिचुएशन अगर है एक MBA लड़के को कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर बोलें तो पता नहीं और वज़ीर ख़जाना पूछें तो बोल रहे जी औरंगज़ेब साहब। तो ये इस तरह की लोगों में बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। बहुत सारे लोगों को अगर आज आप पूछ लें जिन्होंने MBA किया हुआ है, इवन उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उनसे अगर आप पूछ लें कि जी अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का नाम क्या है तो उनको नहीं पता होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो एजुकेशन है उसका इंटरनेशनली या लोकली या कंटेम्प्रेरी जो नॉलेज है उससे बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्ट है। तो इस किस्म की जो एजुकेशन है वो हमारे किस काम आएगी? तो इसका मतलब है कि एजुकेशन का मतलब ABC नहीं है।
उसका मतलब ये है कि नॉलेज। डेफिनेटली तो आपका नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए, Yeah. आपके पास इंटरनेशनल मार्केट में एडजस्ट होने की Yeah. आपके पास सलाहियत होनी ताकि आपके चाहिए। पास वो स्किल्स तो हों, यू हैव द नेसेसरी बैकिंग कि आप फिर अगर यहाँ नहीं रहे काम भी करना चाहें तो नहीं abroad नहीं, you आप manage. इंटरनेशनल स्टफ होना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट ताकि के you can काबिल हो। measure तो things, फिर of course, पाकिस्तान में भी देखें, Definitely, पाकिस्तान भी तो definitely. 24 आवर्स कनेक्ट हो रहा है ना Yeah, इंटरनेशनल definitely, मार्केट के साथ, तो definitely. उसके लिए रिक्वायर्ड है कि ऐसे लोग Definitely, हों। definitely. Well, Zaid Saab, with that, we are at the end of our show. But I really appreciate you coming on the show once again. आप हमेशा आके इतनी अच्छी बातें करते हैं. So I really nice of you. appreciate your presence with us today. And आप लोगों से मिलूंगी अगली दफा. Till then, take care. Bye.